हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है आखिर क्या हुआ था सीता के साथ। सीता ने अपने नए फ्लैट का दरवाज़ा खोला। कुली ट्रक से सामान उतारकर सीता के निर्देश पर उन्हें यथास्थान रखा गया। कुली के जाने के बाद सीता ने अपना रसोई घर काफ़ी मेहनत से सजाया। सारा दिन घर में सामान को संवारने में ही निकल गया। शाम को सीता जब आराम से सोफा पर बैठी तो उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई। बरसों की घुटन कम होती हुई सी लगी। सीता को खुद के फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा था। 50 वर्ष की उम्र में वो घर की देहरी पार कर अकेली निकल आई है। ये कैसे संभव हुआ? वैसे आचारशील परिवार की नवविवाहिता संयुक्त परिवार से अलग होकर अपनी गृहस्थी अलग बसा ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा चलन तो आजकल आम है। लेकिन घर की बुजुर्ग महिला गृह त्याग दे और अलग जीने लगे तो ये सामान्य बात नहीं है। सीता के दिमाग में सारी अप्रिय घटनाएं एक बार फिर घूमने लगीं। सीता कर्नाटक संगीत के शिक्षक शिवराम कृष्ण की तीसरी बेटी थी। पिताजी अच्छे गायक थे पर दुनियादारी नहीं जानते थे। अपने छोटे से गांव अरिमलम को छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहते थे। उनका गांव तिरुचि के पास था। गांव के परंपरावादी आचारशील परिवार, जहां कर्नाटक संगीत को महत्व दिया जाता था, शहर की ओर चले गए। गांव में कुल 3 मंदिर थे। आमंत्रण के उत्सवों और शादी ब्याह में गाने का आमंत्रण शिवराम कृष्ण को ही मिलता था। उनके कुछ शिष्य घर आकर संगीत सीखते थे। सीता की माँ बीमार रहती थी और सीता ही उनकी देखभाल करती थी। पिताजी ने किसी तरह दोनों बहनों की शादी कर दी थी। एक छोटा भाई भी था जो स्कूल में पढ़ रहा था। सीता अपनी माँ का गौर वर्ण और सुंदर नए नक्श लेकर आई थी। घने काले बाल, छरहरा बदन और शांत चेहरा बहुत आकर्षक था। एक उत्सव में तिरुचि से आए रामकृष्ण के परिवार के लोगों ने सीता को देखा और उसी दिन शाम को रामकृष्ण ने अपने बेटे रविचंद्रन के साथ सीता की सगाई पक्की कर ली। सीता के पिता ने भी झटपट बेटी का ब्याह रचा दिया। सीता का ससुराल जन धन से वैभवपूर्ण था। उसका पति कुशल बांसुरी वादक था। वो जब बांसुरी वादन का अभ्यास करता तो राह चलते लोग खड़े होकर सुनने लगते थे। लेकिन सीता को कुछ ही समय में पता लगा कि उसका पति बुरी संगति के कारण शराबी बन गया है और अपनी इसी लत के कारण वो कहीं टिक कर काम नहीं कर पाता। कुल 4 वर्षों की गृहस्थी ही सीता की तकदीर में लिखी थी। रविचंद्रन फेफड़े के रोग का शिकार बनकर खांसते हुए सीता को छोड़कर चल बसा। सास ससुर पुत्र शोक से बुझकर गांव चले गए। जेठ ने सीता को मायके जाने को कह दिया। सीता अपने दोनों नन्हे पुत्रों को लेकर अपनी दीदी के यहाँ चेन्नई में रहने लगी। उसने अपनी छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। दीदी के घर का पूरा काम अपने कंधे पर उठाए सीता गुस्सैल जीजा के क्रोध का सामना करती। उनसे किसी तरह संगीत में एमए तक की शिक्षा पूरी की और शहर के प्रसिद्ध महिला कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर काम करने लगी। सीता के दोनों बेटे 2 अलग दिशाओं में प्रगति करने लगे। बड़ा बेटा जगन्नाथ पिता की तरह संगीतकार बना। वो फिल्मों में सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम करने लगा। अपनी संगीत टीम की एक विजातीय गायिका मोनिका को जगन्नाथ घर लेकर आया तो सीता ने पूरी बिरादरी का विरोध सहन करते हुए जगन्नाथ और मोनिका का विवाह रचाया। दूसरा बेटा बालकृष्णन ग्रेनेट व्यापार में लग गया। अपनी कंपनी के मालिक ईश्वरन की पुत्री के साथ उसका विवाह हो गया। सीता ने दोनों बेटों का पालन पोषण काफ़ी मेहनत से किया था। वो उन पर कड़ा अनुशासन रखती थी। माँ का संघर्ष, परिवार में मिले कटु अनुभवों ने दोनों बेटों की हंसी छीन ली थी। विवाह के बाद ही दोनों बेटे हंसने बोलने लगे थे। सैर सपाटे पर जाना, दोस्तों को घर बुलाना, होटल में खाना दोनों को ही अच्छा लगने लगा। कुछ समय तक सीता का घर खुशहाल रहा, लेकिन उसके जीवन में फिर आंधी आई। भाग्य लक्ष्मी के पिता काफ़ी संपन्न थे, इसीलिए उसके पास ढेर सारे गहने और कांचीपुरम की कीमती रेशमी साड़ियाँ थीं। उस पर हर 2-3 दिन के बाद वो मायके जाती और वापसी पर फल मिठाइयाँ भर भर कर लाती थी। मोनिका ये सब देखकर जल भुन जाती थी। सीता दोनों बहुओं को किसी तरह संभालती थी। दोनों के मनमुटाव के बीच फंसकर घर का सारा काम सीता को ही करना पड़ता था।
पोंगल के त्योहार के समय बहुओं को उनके मायके से एक सप्ताह पहले ही नेग आ जाता। भाग्य लक्ष्मी के माता पिता अपनी बेटी, दामाद और सास के कपड़े आदि लेकर आ गए। भाग्य लक्ष्मी काफी खुश थी। पोंगल के पर्व के दिन सीता ने बहुओं को मेहंदी रचाने के लिए बुलाया। भाग्य लक्ष्मी ने मेहंदी रचा ली तो मोनिका का क्रोध फूट पड़ा। बड़ी बहू को पहले ना बुलाकर छोटी बहू को पहले मेहंदी लगा दी। मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं ना आप? मोनिका के कठोर व्यवहार के कारण घर में कलह शुरू हो गई। बाल कृष्णन का व्यापार भाग्य लक्ष्मी के परिवार से जुड़ा था। वो पत्नी का रोना धोना देख नहीं पा रहा था। वही हुआ जिसका सीता को डर था। बालकृष्णन अपने ससुर के यहाँ रहने चला गया। कुछ समय तक वो सीता से मिलने आता जाता रहा, पर धीरे धीरे उसका आना भी कम हो गया। मोनिका अपने पति के साथ संगीत के कार्यक्रमों में जुड़ी रहती थी। घर के कामों में उसकी कभी रुचि रही ही नहीं। यहाँ तक कि सवेरे स्नान कर रसोई घर में आने के रिवाज का भी वो पालन नहीं करती थी। मोनिका को जाने क्यों कभी सीता के साथ लगाव रहा ही नहीं। सीता बहू को प्रसन्न रखने के लिए काफ़ी प्रयास करती थी। इसके बाद भी मोनिका का कटु व्यवहार बढ़ता ही जाता था। यहाँ तक कि वो अपने बेटे मोहन को उसकी दादी सीता से हमेशा दूर रखने का यत्न करती थी। सीता अंदर से टूटती रही, अकेले में रोती रही और अंत में अलग फ्लैट लेकर रहने का कष्टपूर्ण निर्णय उसने ले लिया था। आदतवश सीता सुबह 4 बजे जग गई। आंख खुलते ही घर का नीरवता का भान हुआ तो झट से अपना मन घर के कामकाज में लगा लिया। रसोई घर में खड़ी सीता फिर एक बार चौंकी। भरे पूरे मायके और ससुराल में हमेशा वो 5-7 लोगों के लिए रसोई बनाती थी। आज पहली बार उसे सिर्फ अपने लिए भोजन तैयार करना है। लंबी सांस लेती हुई वो काम में जुटी रही। मन में ख्याल आया कि बहू मोनिका नन्हे चंचल मोहन को संभालते हुए नाश्ता और भोजन अकेले कैसे तैयार कर पाएगी। जगन्नाथ को प्रतिदिन नाश्ते में इडली डोसा ही चाहिए। इडली बिल्कुल नरम हो, सांभर के साथ नारियल की चटनी भी हो, ये ज़रूरी है। दोपहर के भोजन में भी उसे सांभर, पोरियल, कुट्टू, दही, अचार के साथ चावल चाहिए। इतना कुछ मोनिका अकेले कैसे तैयार कर पाएगी? सीता ने अपना लंच बॉक्स बैग में रख लिया। उसे अकेले बैठकर नाश्ता करने की इच्छा नहीं हुई। केवल कॉफ़ी पीकर वो कॉलेज चल पड़ी। कॉलेज में उसे अपने इस नए घर का पता कार्यालय में नोट कराना था। मैनेजर राम लक्ष्मी ने तनिक आश्चर्य से पूछा, आपका मकान टी नगर में है ना? फिर आप इतने अच्छे इलाके को छोड़कर यहाँ विरुंगबाकम में क्यों आ गई? सीता फीकी हंसी हंसकर बात टाल गई। कॉलेज में कुछ ही समय में बात फैल गई कि सीता बेटे बहू से लड़कर अलग रहने लगी है। जाने इस उम्र में भी लोग कैसे परिपक्व नहीं होते, छोटों से लड़ते झगड़ते हैं। जब बड़े बूढ़े ही घर छोड़कर भागने लगेंगे तो समाज का क्या हाल होगा। इस तरह के कई ताने सुन सीता खून का घूंट पीकर रह जाती थी। सीता को अकेला स्वतंत्र जीवन अच्छा भी लग रहा था। रोज रोज की खींचातानी तू तू मैं से तो उसे छुटकारा मिल गया। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कितना काम करती थी, फिर भी मोनिका ताने देती रहती थी। सीता ने अपने वैधव्य का सारा दुख अपने दोनों बेटों के चेहरों को निहारते हुए ही झेला था। पर आज स्थिति बदल गई है। आज बेटे भी माँ को भार समझने लगे हैं। बहुओं की हर बात मानने वाले दोनों बेटे अपनी माँ के दिल में झांककर क्यों नहीं देखना चाहते हैं? बहुओं का अभद्र व्यवहार सहन करते हुए क्या सीता को ही घुट घुट कर जीना होगा? सीता ने जब परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया तब भी दोनों बेटे चुप ही रहे थे। सीता की आंखों में आंसू भर आए। सीता के पति रविचंद्रन का श्राद्ध था। सीता अपने बेटे बहुओं व पोतों के साथ गांव में ही जाकर श्राद्ध कार्य संपन्न कराती थी। गांव में ही सीता के सास ससुर, भुआ और अन्य परिजन रहते हैं। जगन्नाथ ही सबके लिए टिकट लिया करता था। गांव में पत्र भेजकर पंडित जी और ब्राह्मणों से सारी तैयारी करवा कर रखता था। श्राद्ध में कुल 8 दिन बाकी हैं और अब तक सीता को किसी ने कोई खबर नहीं दी। क्या दोनों बेटे उसे बिना बुलाए ही गांव चले जाएंगे? सीता अकेले गांव पहुंचेगी तो बिरादरी में हो हल्ला हो जाएगा। अभी तक तो उसके अलग रहने की बात शहर तक ही है। सीता का मन अब घबराने लगा। अपने अलग फ्लैट में रहने की बात वो अपने सास ससुर से क्या मुंह लेकर कह पाएगी? उसके वयोवृद्ध सास ससुर
आज भी संयुक्त परिवार में ही जी रहे हैं। ससुर की विधवा बहन, विधुर भाई, भाई के 2 लड़के, दूर रिश्ते की एक अनाथ पोती, सब परिवार में साथ रहते हैं। उन्होंने तो सीता को भी गांव में आकर रहने को कहा था, पर वो ही नहीं आई थी। क्या इतने लोगों के बीच मनमुटाव नहीं रहता होगा? क्या आर्थिक परेशानियां नहीं होंगी? पता नहीं ससुर जी कैसे इस उम्र में सब कुछ संभालते हैं। सीता ने मन मारकर जगन्नाथ को फोन किया। मोनिका ने ही फोन उठाया। जगन्नाथ किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में सिंगापुर गया हुआ था। सीता गांव जाने के बारे में मोनिका से कुछ भी नहीं पूछ पाई। बालकृष्णन भी बंगलुरु गया हुआ था। भाग्य लक्ष्मी ने भी गांव जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। सीता को पहली बार घर त्यागने का दर्द महसूस हुआ। क्या करे वो? ट्रेन से अपने अकेले का आरक्षण करा ले, पर यह भी तो नहीं पता कि लड़कों ने गांव में श्राद्ध करने की व्यवस्था की भी है या नहीं। उसे अपने दोनों बेटों पर क्रोध आ रहा था। क्या माँ से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं? लेकिन सीता अपने बेटों से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकती है? उसने स्वयं तो परिवार त्याग कर बेटों से दूरी बना ली है। अब कौन किसे दोष दे? सीता ने अंत में गांव जाने के लिए अपना टिकट बनवा लिया और कॉलेज में भी छुट्टी की अर्जी दे दी। सीता विचारों के झंझावात से घिरी हुई गांव पहुंची। उसके पहुंचने के बाद ही जगन्नाथ, मोनिका, बालकृष्णन, भाग्यलक्ष्मी, मोहन और कुमार पहुंचे। सीता ने जैसे तैसे बात संभाल ली। श्राद्ध अच्छी तरह संपन्न हुआ। सीता की वृद्ध सास और बुआ उसके परिवार के बीच में अलगाव को देख रही थी। मोहन अपनी दादी सीता के गले लगकर बार बार पूछ रहा था, पाटी आप घर कब आएंगी? आप हमसे झगड़कर चली गई हैं ना? मैं भी अम्मा से झगड़ने पर घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। जाओ कुमार के साथ खेलो। सीता ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। शहर वापसी के लिए जब सब लोग तैयार हो गए, तब सीता के ससुर ने अपने दोनों पोतों को बुलाकर पूछा, तुम दोनों अपनी माँ का ध्यान रखते हो कि नहीं? तुम्हारी माँ काफ़ी दुबली और कमज़ोर लगती है। जीवन में बहुत दुख पाया है उसने। अब कम से कम उसे सुखी रखो। जगन्नाथ और बालकृष्णन चुपचाप दादा की बातें सुनते रहे। उन्हें प्रणाम कर सब लोग चेन्नई लौट गए थे। गांव से वापस आने के बाद सीता और भी अधिक बुझ गई थी। कितने महीनों बाद उसने अपने दोनों बेटों का मुंह देखा था। दोनों प्यारे पोतों का आलिंगन उसे गदगद कर गया था। बहू मोनिका भी काम के बोझ से कुछ थकी थकी लग रही थी, पर उसकी तीखी जबान तो पहले जैसी ही चलती रही थी। जगन्नाथ काफ़ी खांस रहा था। वो कुछ बीमार रहा होगा। बालकृष्णन अपने चंचल बेटे कुमार के पीछे दौड़ते दौड़ते ऊब रहा था। भाग्यलक्ष्मी बालकृष्णन का ज़्यादा ध्यान नहीं रख रही थी। खैर, मुझे क्या, चलाएं अपनी अपनी गृहस्थी। मेरी ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है। सब अपना घर संभाल रहे हैं। मैं भी अपना जीवन किसी तरह जी लूँगी। सीता के कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अध्यापकगण अपने परिवार के साथ आए थे। अपने साथियों को परिवार के साथ हंसता बोलता देखकर सीता के मन में कसैलापन भर गया। उसे अपने परिवार की याद सताने लगी। हर वर्ष उसके दोनों बेटे इस कार्यक्रम में आते थे। सीता इस कार्यक्रम में गीत गाती थी। माँ के सुरीले कंठ से गीत की स्वर लहरी सुन दोनों बेटे काफ़ी खुश होते थे। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में अकेली बैठी सीता का मन व्यथित था। सीता को इधर कुछ दिनों से अपनी एकांत जिंदगी नीरस लगने लगी थी। ना कोई तीज त्योहार ढंग से मना पाती और ना ही किसी सांस्कृतिक आयोजन में जा पाती। कहीं चली भी गई तो लोग उससे उसके परिवार के बारे में प्रश्न अवश्य पूछते थे। पड़ोसी भी उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन सीता ने अपने 2 पड़ोसियों की बातें सुन ली थी। मीना, तुम अपने यहाँ मत बुलाना, हमारे सुखी परिवार को उसकी नज़र लग जाएगी। पता नहीं इतने बड़े फ्लैट में वो अकेली कैसे रहती है। ज़रूर इसी में कोई खोट होगा, तभी तो इसे पूछने कोई नहीं आता। सीता ये संवाद सुनकर पसीना पसीना हो गई थी। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। सीता हड़बड़ा कर उठी। रात भर नींद नहीं आने के कारण शायद भोर में आंख लग गई। सीता की नौकरानी सुबम्मा आ गई थी। सुबम्मा जल्दी जल्दी सफाई का काम करने लगी। सीता ने दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई। अम्मा, मुझे बेटे के लिए एक पुरानी साइकिल लेनी है। बेचारा हर दिन बस से आता जाता है। बस में बड़ी भीड़ रहती है। तुम मुझे 600 रुपये उधार दे दो, मैं हर महीने 100-100 रुपये करके चुका दूंगी।
सुबम्मा बर्तन मलते मलते कह रही थी। लेकिन सुबम्मा, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हें रोज 10 गालियां देता है, कमाई का एक पैसा भी तुम्हें नहीं देता। रोज तुम उसकी सैकड़ों शिकायतें करती हो और अब उसके लिए कर्ज लेना चाहती हो। सीता कॉफी पीते हुए उसे आश्चर्य से पूछ रही थी। अरे अम्मा, अपनों से ही तो हम कहा सुनी कर सकते हैं। बेचारा बदनसीब, मेरी कोख में जन्मा, इसीलिए तो गरीबी का सारा दुख झेल रहा है। अच्छा खाना कपड़ा कुछ भी तो मैं उसे नहीं दे पाती हूँ। बेटे के आराम के लिए थोड़ा कर्ज लेकर उसे साइकिल दे सकूँ तो मुझे संतोष होगा। फिर माँ बेटे में क्या दुश्मनी टिकती है भला। अब आप खुद ही हाल देख लो ना, इन 5-7 महीनों में ही आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। अकेले में आराम तो खूब मिलता है, पर मन को शांति कहाँ मिलती है। सुबम्मा कपड़ा निचोड़ती हुई बोली जा रही थी। सुबम्मा, तुम आजकल बहुत बकबक करने लगी हो, चुपचाप अपना काम करो। सीता को कड़वा सच शायद चुभ रहा था। अम्मा, कुछ गलत बोल गई हूँ तो माफ़ करना, मैं आपका दुख देख रही हूँ, इसी कारण मुँह से निकल गया। अम्मा, मुझे रुपए कल परसों देंगी तो अच्छा रहेगा। एक पुरानी साइकिल मैंने देख भी रखी है, दुकानदार रुपए के लिए जल्दी कर रहा है। सुबम्मा ने अनुनय भरे स्वर में कहा। सुबम्मा, रुपए आज ही ले जाना, चलो जल्दी काम पूरा करो, देर हो रही है। सीता रसोई घर में चली गई। सीता का मन विचलित होने लगा। ठीक ही तो कहती है सुबम्मा, जगन्नाथ और बालकृष्णन को देखे बिना उसे कितना दुख होता है। पास पड़ोस में बेटे बहू की निंदा भी तो होती होगी। सास को घर से निकालने का दोष बहुओं पर ही तो लगाया जाता है। अपने पोतों से दूर रहना कितना दर्दनाक है। कुमार और मोहन दादी से बहुत प्यार करते हैं, आखिर परिवार से दूर रहकर अकेले जीवन बिताने में उसे क्या सुख मिल रहा है। सुबम्मा जैसी साधारण महिला भी परिवार के बंधनों का मूल्य जानती है। सीता रात भर करवट बदलती रही। सुबह होते ही उसने दृढ़ निश्चय के साथ जगन्नाथ को फोन लगाया और अपने वापस घर आने की सूचना दी। सीता को मालूम था कि उसे बहू मोनिका के 100 ताने सुनने होंगे। अपने पुत्र जगन्नाथ का मौन क्रोध सहन करना पड़ेगा। बाल कृष्णन और भाग्य लक्ष्मी भी उसे ऊंच नीच कहेंगे। सीता ने मन ही मन कहा, सांझ का भूला सुबह को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। परिवार से अलग होना क्या कर्तव्योचित होना नहीं है। परिवार में यदि हर सदस्य अपने अहम को ही महत्व देता रहेगा तो सहयोगपूर्ण वातावरण कैसे बनेगा। बहू उसके वंश को आगे ले जाने वाली वाहिका है। बहू का व्यवहार चाहे जैसा हो, परिवार को विघटन से बचाने के लिए उसे सहन करना ही होगा। उसकी माँ, दादी, सास सब ने परिवार के लिए जाने कितने समझौते किए हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।